हेलो फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पवन सर। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ज्योग्राफी जो सेक्शन है, ज्योग्राफी आपका यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम ले रहा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम ले रहा है, उसमें ज्योग्राफी का जो रोल है प्री और मेंस पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, और प्रारंभिक परीक्षा जैसा कि आप जानते भी हैं कि यूपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा है, तिथि जो घोषित किया गया है 4 अक्टूबर को घोषित किया गया है, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 11 अक्टूबर को घोषित किया गया है। क्लियर है? तो ज़्यादा समय भी नहीं है प्रारंभिक परीक्षा को, प्लस इसके बाद आपका मेंस का क्या सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से इसके अंतर्गत सिलेबस हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत सिलेबस हैं, ज्योग्राफी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी आपको क्या है देखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, ज्योग्राफी का रोल जो है पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामयिक घटनाएं हैं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आप देखते हैं कि चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम दीजिए, चाहे लोक सेवा आयोग का एग्जाम दीजिए, चाहे आप कोई भी अदर एग्जाम आप देते हैं, तो करंट का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा है। अगर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अगर बात की जाए, तो यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें अगर करंट की भूमिका हम लोग देखें तो 100 क्वेश्चन में जो जीएस के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस के 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं लगभग करंट बेस होते हैं, यानी करंट को आधार बनाकर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट की भूमिका बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। लगभग आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी पेपर हुए हैं, अगर पेपर का मूल्यांकन किया जाए देखेंगे आप, तो 100 क्वेश्चन में 60 से 70 क्वेश्चन जितने भी होते हैं लगभग करंट बेस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जीएस का जो खंड है, जीएस का जो खंड है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आप देखेंगे कि जितने भी जीएस के खंड हैं करंट की भूमिका जो है इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे करंट क्या जुड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो बेस अगर मजबूत है जीएस में, प्लस उसको आप करंट से जोड़ रहे हैं, चीज़ों को, टॉपिक को इंटरलिंक कर रहे हैं, तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो करंट की भूमिका भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं अध्ययन कर रहे हैं तब भी आपके लिए क्या है समस्या खड़ी हो सकती है। तो करंट की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा भी बच्चे करते हैं कि करंट जो है डेली ना पढ़कर बल्कि वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षा खरीद लेते हैं मार्केट से, कि कोई भी पत्रिका, अब कोई भी पत्रिका आप खरीद लेते हैं। अब जो समय है आपके पास, जो मैटर आपने बनाया है करंट का, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं, या अगर नहीं भी बनाया है तो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। आपके लिए जो भी साल भर की घटनाएं हैं उसको कम से कम इंटरनेशनल, नेशनल मुद्दे पर जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, सामयिक घटनाएं, कम से कम 1 साल मैक्सिमम, अगर सिविल में यूपीपीएससी आप एग्जाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम 6 महीने की तो कम से कम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए करंट के मुद्दों को। वैसे तो करंट जो मुद्दे हैं 2 साल 3 साल की भी अगर जानकारी आप रख रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास उतनी जानकारी नहीं है तो कम से कम 1 वर्ष की जितने भी सामयिक घटनाएं हैं सब आपको रिवीजन होना चाहिए, और उन करंट मुद्दों को आप जीएस सेक्शन से क्या करें, जोड़ें, तब जाकर उसके आंसर को आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखिए, भूगोल के विषय में हम बात कर रहे थे कि भारत एवं विश्व भूगोल की बात हो रही है।
भूगोल का रोल जो है प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे, अगर सिविल सर्विसेज में अगर आप देखेंगे यूपीएससी एग्जाम में, तो यूपीएससी एग्जाम में देखेंगे 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे 100 क्वेश्चन में ज्योग्राफी का जो रोल है 10-12 क्वेश्चन आना ही आना है। करंट रिलेटेड मान के चलिए, अगर जियो और इकोनॉमी, ज्योग्राफी का रोल जो ज़्यादा हो जाता है, जियो इको टेक, जियो इको टेक यानी टेक्नोलॉजी। जियो इको टेक का मतलब क्या है, ज्योग्राफी जो है इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिकों को कवर करता है। तो जियो यानी भूगोल, इको यानी इकोनॉमी, टेक यानी टेक्नोलॉजी, यानी ज्योग्राफी का अध्ययन जो है इको और टेक्नोलॉजी को फॉर्म में भी आप कर रहे हैं। यानी आप सिर्फ ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जियो इको टेक यानी टॉपिक को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लिंक भी कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे अगर आप कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, एग्रीकल्चर, संविधान में देखेंगे तो एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय है। तो कृषि जो है, कृषि आप ज्योग्राफी में भी अध्ययन कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी अध्ययन कर रहे हैं, प्लस टेक्नोलॉजी, अगर कृषि प्रौद्योगिकी, अगर प्रौद्योगिकी सामने जुड़ जा रहा है तो टॉपिक क्या हो जा रहा है, कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी यानी टेक्नोलॉजी, जियो इको टेक आपका हो जा रहा है, यानी कि टॉपिक एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, लिंक है, प्लस करंट मुद्दों को भी आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं। इकोनॉमी में देखेंगे जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ने जो योजनाएं बनाए हैं, ये योजनाएं जमीनी स्तर पर या कहाँ तक लागू हुई हैं, प्लस जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, या किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, सब यहाँ पे मुद्दे एक दूसरे से क्या है, जुड़ते जाएंगे। टेक्नोलॉजी का रोल, प्रौद्योगिकी का रोल एग्रीकल्चर में कितना है, पर्यावरण का यानी टेक्नोलॉजी जो है पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, या पर्यावरण की संरक्षण किस प्रकार कर रहा है टेक्नोलॉजी, उस पर आपको विशेष रूप से हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भारत एवं विश्व का भूगोल, तो विश्व का, भारत एवं विश्व का भूगोल जो आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ज्योग्राफी का ही अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी के माध्यम से, ज्योग्राफी के माध्यम से अन्य सेक्शन को भी क्या कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं। यानी ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो आपको अन्य जीएस सेक्शन को क्या करता है, मजबूत करता है, क्योंकि इसका लिंकअप बहुत ही ज़्यादा होता है। देखने में लगता है कि सिर्फ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब टॉपिक इसका जुड़ता है एक दूसरे से, तो आपको अप्रोच भी आपका सही होता है, इंटरलिंकिंग अप्रोच होता है। यानी ज्योग्राफी पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको अन्य सेक्शन भी आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे अलग से, चीज़ें एक दूसरे से क्या है, लिंक होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी। आप देखेंगे भी ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी आपको पढ़ने में आनंद आएगा, क्योंकि इतिहास का भी कहीं ना कहीं रोल आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लगभग पूरे जीएस को ये कवर करेगा, आपका पूरे जीएस को क्या करेगा, कवर करेगा। आपको अलग से इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा, अलग से आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, क्योंकि प्योर इकोनॉमी जो सेक्शन है वो मैं ज्योग्राफी में तो लूंगा नहीं उसको। टेक्नोलॉजी भी आप अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको फायदा क्या होगा कि जितना चीज़ें आपने अध्ययन किया है उसको आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, उसको ज्योग्राफी में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। अब भारत एवं विश्व का भूगोल जो आप देख रहे हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, तो भारत एवं विश्व के भूगोल में सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें भारत एवं विश्व के रूप में क्या दिया है, सबसे पहले प्राकृतिक फिजिकल भौतिक नेचुरल भूगोल, उसका अध्ययन करना है आपको। सामाजिक भूगोल का अध्ययन करना है, सोशल जियोग्राफी का भी अध्ययन करना है, प्लस आर्थिक भूगोल का क्या करना है, अध्ययन करना है। प्राकृतिक भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगर देखेंगे, फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत, तो आपको स्थल मंडल, जल मंडल, जैसे अगर सेक्शन देखा जाए जियो मार्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान एक सेक्शन, फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन, जलवायु विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन जो है, जियोमॉर्फोलॉजी में आप जो अध्ययन करते हैं स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं, और क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान में वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक में आप किसका अध्ययन कर रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में स्थल मंडल का अध्ययन कर रहे हैं, और क्लाइमेटोलॉजी जो सेक्शन है, क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में जलवायु विज्ञान में आप वायुमंडल का अध्ययन करेंगे।
वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, क्लियर है। प्लस इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी दूसरे खंड में ही प्राकृतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी के बाद समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी का आप अध्ययन करेंगे। ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान में जल मंडल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? जल मंडल का। ओशनोग्राफी भी टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल तीनों सेक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेटोलॉजी जो वायुमंडल है, क्लाइमेटोलॉजी अगर आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं तो क्लाइमेटोलॉजी का ही रिवीजन एक तरह से आप जल मंडल में करेंगे। जैसे क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल के अगर तापमान की बात किया जाएगा तो यहाँ पर जल मंडल के तापमान की बात किया जाएगा। यहाँ पे स्थल मंडलीय क्षेत्र में भी हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के बाद सतह से गहराई में जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल में आप देखेंगे कि पृथ्वी के बाद सतह से या पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई में जब वृद्धि होती है तो कैसे तापमान में परिवर्तन होता है। जलीय क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि जलीय सतह से गहराई में जाने पर जल के तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या लिंक है, जुड़ा हुआ है। तो जब आप अप्रोच, जब इंटरलिंकिंग अप्रोच होगा आपका, टॉपिक एक दूसरे से जब आप जोड़ कर देखेंगे तो कभी भी ज्योग्राफी या कोई भी सेक्शन आपको बड़ा नज़र नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि चीज़ें बहुत ही आसान होती जा रही हैं। तो चीज़ों को एक दूसरे से आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी के बाद एक और टॉपिक आप जीएस सेक्शन में देखेंगे, भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल। जैव भूगोल में सॉइल का अध्ययन करते हैं, जैव भूगोल में सॉइल का अध्ययन करते हैं। और स्थल, वायु, जल, मृदा, ये सब प्राकृतिक, नेचुरल, फिजिकल के अंतर्गत शामिल भी किया जाता है। स्थल, जल, वायु, मृदा, क्लियर है। यानी बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल में आप किसका अध्ययन कर रहे हैं? सॉइल का। इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो खंड है, पर्यावरण जो खंड है पहले बायोजियोग्राफी में ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब इन्वायरमेंट को अलग विषय का दर्जा दिया गया है। इन्वायरमेंट को तो हम लोग 5वें सेक्शन के रूप में भारत एवं विश्व के भूगोल में प्राकृतिक, फिजिकल के अंतर्गत जो है हम लोग इन्वायरमेंट सेक्शन को भी लेंगे। 5वां सेक्शन आपका क्या होगा? 5वां सेक्शन क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा। 5वां सेक्शन क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा, पर्यावरण। पर्यावरण, क्लियर है। यानी फिर उसके बाद सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। तो अब सोशल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ये भारत एवं विश्व के संदर्भ में दोनों में अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा। यानी अगर हम पहले विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको अलग से फिर भारत के भूगोल का भी क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। यानी भारत की प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, सभी पहलुओं पर क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा। तो आप सिलेबस भी देखेंगे, सिलेबस में भारत एवं विश्व के भूगोल में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में दिया। जैसे देखिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो भारत एवं विश्व का प्राकृतिक या फिजिकल, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आपके सिलेबस में दिया है। तो इन जब सिलेबस जैसे जैसे खुलता जाएगा टॉपिक, ऐसा नहीं कि जियोमॉर्फोलॉजी में भी आपको 8-10 टॉपिक अध्ययन करने होंगे, क्लाइमेटोलॉजी में भी कई टॉपिक दें उसमें अध्ययन करने होंगे। तो आपके टॉपिक ऑटोमेटिक क्या खुलते जाएंगे और हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस अगर देखेंगे आप तो आपको इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में ही इसके अलावा आपको जो सिलेबस मिलेगा, इसके अलावा आप देखेंगे सिलेबस में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एक अलग से भी टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। मैं पर्यावरण पारिस्थितिकी को भी मेंशन किया हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है, पर्यावरण की जो बात होगी, पर्यावरण की जो बात होगी, पर्यावरण की जो बात होगी उसके अंतर्गत जो है हम लोग ज्योग्राफी में ही इस टॉपिक को भी क्या करेंगे? कवर करेंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट
रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी इसमें ऐसा नहीं कि बहुत डीप आपको अध्ययन करना है, इसमें सामान्य मुद्दों की बात करनी है, इसमें विषयगत विशेषज्ञता की आपको आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पर्यावरण पे आप रिसर्च करना शुरू कर दिए। सामान्य मुद्दे हैं, जो जनरल आपको इश्यूज हैं, उसके बारे में न जानकारी होकर, बल्कि आपने क्या किया कि आप पर्यावरण पर सोचे कि 10-20 किताबें पढ़ लेते हैं, पर्यावरण पर गए मार्केट से 2-3-4 किताबें लाए, पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन रियल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन मुद्दों से आप क्या है अलग है, यानी कि उन मुद्दों पर फोकस करना होगा आपको विशेष तौर से जो करंट रिलेटेड है। इसलिए हमने करंट इवेंट एंड इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस है, हमने इस टॉपिक को भी लिया हुआ। आप सिलेबस में देखेंगे तो सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की भी बात किया हुआ है। तो आपको करंट को पूरा ध्यान रखना होगा, चाहे आप ज्योग्राफी में आप इसको अध्ययन कर रहे हैं, ज्योग्राफी से लिंक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अभी मैं जो ज्योग्राफी जब आप हमसे पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी के रूप में, प्लस संविधान को भी कहीं न कहीं पुट आपको देखने को मिलेगा, इतिहास का भी कहीं न कहीं पुट मिलेगा। यानी ज्योग्राफी से आपको अन्य सेक्शन पढ़ने में तो मदद मिलेगी, और अन्य सेक्शन की मदद जो पढ़े हुए हैं आप रिवीजन कहाँ करेंगे, ज्योग्राफी में करेंगे। तो टॉपिक एक दूसरे से जुड़ता जाएगा। प्लस इन्वायरमेंट जो खंड है, यानी अब सोचिए, यानी करंट हुआ, ज्योग्राफी सेक्शन, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इस टॉपिक को भी मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इन तीनों सेक्शन को, सिर्फ अगर मैं करंट की बात करूं, ज्योग्राफी में भारत में विश्व के भूगोल के प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल की बात करें, और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता जलवायु परिवर्तन यानी इन्वायरमेंटल जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात किया जाए, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात किया जाए, पारिस्थितिकी की जैव विविधता की बात किया जाए यानी बायोडाइवर्सिटी की बात किया जाए, और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की बात किया जाए। क्लियर? तो सब टॉपिक क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके पहले जब आप भौतिक भूगोल के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी जो देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में ही जब स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, मृदा, इन सब चीज़ों का जब अध्ययन कर लेंगे, तो अब आपको 5वां खंड पर्यावरण भी यहाँ आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। क्लियर? अगर पर्यावरण इन्वायरमेंट जो है, अगर पर्यावरण कहते किसे हैं, अगर ये बात आ जाए, अगर ये पूछा जाए कि पर्यावरण, अगर सामान्य शब्दों में बात किया जाए कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण है क्या, तो पर्यावरण है क्या, तो आप देखेंगे पर्यावरण की बात अगर किया जाए तो जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक, तो जैविक घटक में, बायोटिक कंपोनेंट में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, अन्य सूक्ष्म जीव जो हैं उनको शामिल किया जाता है। और बायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट इसका है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सबसे कौन है इंपॉर्टेंट, मानव जो है जैविक घटक का महत्वपूर्ण घटक है। क्लियर है? प्लस अजैविक घटक के अंतर्गत जो अबायोटिक कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत स्थल को शामिल किया जाता है, जल है, मृदा है, वायु। क्लियर? यानी आप देख रहे हैं कि अजैविक और जैविक घटक, अजैविक और जैविक घटक। तो पर्यावरण का तात्पर्य ही है कि जैविक और अजैविक घटक से निर्मित जो वातावरण है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी वातावरण है, वही क्या है, पर्यावरण है। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं कि जैविक अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम की बात करेंगे। क्लियर? जैसे इकोलॉजी 1869 में अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, जैव विविधता की बात करेंगे, प्लस जलवायु परिवर्तन, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह किस प्रकार से हो रहे हैं, उसके लिए कौन फैक्टर उत्तरदायी हैं, उस पर विशेष रूप से चर्चा। प्लस जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से रिलेटेड जो करंट इश्यूज हैं, इससे रिलेटेड
यहाँ पे टॉपिक आपके जुड़ेंगे पूरे पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में, जैव विविधता में। जैव विविधता आपकी खतरे में क्यों है? तो कहीं ना कहीं जो भी करंट मुद्दे हैं और जलवायु परिवर्तन संबंधी जितने भी समिट हो रहे हैं, जितने सम्मेलन हुए हैं, यहाँ पे अब आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इकोनॉमिक सेक्शन में जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन अलग से पढ़ते हैं, जैसे ब्रिक्स है, सार्क है, बिमस्टेक है, G7 है, G20 है, G15 है, G4 है। तो कहीं ना कहीं G का मतलब ग्रुप होता है, जैसे G7 है तो ग्रुप 7 में यानी कि 7 देश है, G20 है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन या कोई भी टॉपिक है वो आपको करंट से आपको लिंक करना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले ही बता दिया था आपको कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक आपके सिलेबस में पहले ही मेंशन किया गया है। यानी सबसे पहले आपको करंट पे जरूर फोकस करना चाहिए और करंट को जीएस के जितने भी सेक्शन हैं सभी से लिंक करना आपको चाहिए, तभी आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या होगा, क्लियर होगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग जो इतने टॉपिक अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें, अगर यूपीएससी की बात करें, जो 4 अक्टूबर को एग्जाम भी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी हम लोग फोकस भी करेंगे। तो 4 अक्टूबर को जो एग्जाम हो रहा है प्लस यूपी पीसीएस का जो एग्जाम आपका हो रहा है 11 अक्टूबर को, अगर क्वेश्चन की संख्या देखी जाए, जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, करंट इवेंट्स आप देख रहे हैं, प्लस भारत में विश्व का भूगोल आप देख रहे हैं, तीसरा टॉपिक मैंने लिया पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। तो इन तीनों सेक्शन को सिर्फ अगर मिला रहे हैं, प्लस हम ये भी आपसे वादा कर रहे हैं कि ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत जो है आपको इकोनॉमी का भी रोल देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का भी रोल, प्लस आपने जितना अध्ययन किया है वो आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा साथ में, प्लस करंट भी आपका पूरी तरह से मैं आपको तैयार करवाऊंगा। तो लगभग अगर आप देखेंगे, अगर 100 क्वेश्चन जीएस की बात करें, अगर यूपीएससी में बात करें, तो आप ये मान के चलिए इतने ही टॉपिक से लगभग 100 क्वेश्चन में मैं 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। करंट इवेंट्स 30 से 40 बहुत कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 50 क्वेश्चन जो है, 50 प्रश्न, यानी 100 क्वेश्चन में 50 प्रश्न आपको इन 3 खंडों से आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट से रिलेटेड भारत एवं विश्व का भूगोल पूरा टॉपिक लिंक रहेगा, प्लस इन्वायरमेंट खंड जो है 30 से 40 क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा ना बता रहा अगर आपको कि 30 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। करंट को भी आप शामिल कर रहे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, अन्य सेक्शन को भी आप ध्यान दे रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद पीसीएस में अगर देखेंगे 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलिए इन सेक्शन को शामिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड ज्योग्राफी को भी आप देख रहे हैं। तो तीनों सेक्शन को पीटी, चाहे आप आईएएस का देखिए, यूपीएससी जो एग्जाम ले रहा है, प्लस यूपीपीएससी का एग्जाम देख रहे हैं, सिलेबस सेम है। चाहे आप आईएएस की बात करें, चाहे पीसीएस की बात करें, उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात विशेष तौर से आईएएस के साथ में कर रहा हूँ आपसे, वहाँ का सिलेबस देखेंगे सेम सिलेबस है। तो अलग से यूपी स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको अलग से यूपी स्पेशल भी आपको मैं क्लास लूँगा, यूपी स्पेशल की भी क्लास लूँगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि 150 क्वेश्चन के अंतर्गत यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, यूपी पीएससी जो आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका एग्जाम लेगा, 150 क्वेश्चन में आप जो है 70 से 80 क्वेश्चन इन टॉपिकों से आप कवर कर चुके रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम करंट मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, प्लस भूगोल, भारत में विश्व के भूगोल के जो टॉपिक थे उस पर अध्ययन कर रहे हैं, प्लस अलग से जो अलग खंड से पर्यावरण को टॉपिक दिया गया सिलेबस में आपके, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। एक चीज ये भी ध्यान देना है, विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, संबंधित सामान्य मुद्दों, करंट मुद्दों पर विशेष तौर से आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन बेसिक फंडामेंटल आपको मैं क्लियर करूँगा पहले, उसके बाद ही टॉपिक को क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, क्लियर होगा। ये तो प्री की बात हुई कि प्री में किस प्रकार आपको मैं ले चलूँगा और प्री में कैसे, कहाँ से क्वेश्चन कितने आपको मिलेंगे। क्लियर है? अब ये भी देखते हैं, मेंस का भी सिलेबस देखते हैं कि ज्योग्राफी का रोल जो है इसमें किस प्रकार है। क्यों? क्योंकि मेंस का भी आप सिलेबस देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत, मेंस में अगर आप सिलेबस देखा जाए तो हाँ, मैं ये आपसे कह रहा था, जैसे मेंस है, अगर मेंस आप दे रहे हैं तो चाहे वो यूपीएससी के अंतर्गत, चाहे यूपीपीएससी के अंतर्गत जो आप मेंस दे रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद 4 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को पीसीएस आप दे रहे हैं, उसके बाद मेंस में आप देखेंगे, मेंस में भूगोल, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का रोल मेंस में क्या है, तो
तो मेंस में पाठ्यक्रम सिलेबस की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत जो सिलेबस दिए गए हैं, आपको प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक को आप पहले से पढ़ते आए हैं तो आपको यहाँ भी क्या है, काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखिए जैसे कि मेंस में ही पहले जो आपको विषय आपको ध्यान में दे रहा है क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले टॉपिक क्या दिया हुआ है सिलेबस में, आप देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। मेंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के मेंस के मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं कि मेंस में जो आप देखेंगे जीएस फर्स्ट पेपर, तो जीएस फर्स्ट पेपर में मेंस में आप देखेंगे तो हिस्ट्री आपको मिलेगा प्लस जियोग्राफी और सोसाइटी। तो आपको इतिहास, एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको मेंस में देखने को मिलेगा। तो एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर भी आपको टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि भारतीय इतिहास प्लस अलग से विश्व इतिहास का भी अध्ययन करना है। जियोग्राफी, भूगोल के अंतर्गत अगर बात करें तो आप देख रहे हैं विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता दिया हुआ है, यानी भौतिक भूगोल के मुख्य विशेषता। तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी की मुख्य विशेषता की बात कर रहा है तो जैसा कि हमने अभी बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है जियोमार्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान यानी स्थलमंडल का अध्ययन, फिर क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान वायुमंडल का अध्ययन, फिर उसके बाद ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान का अध्ययन, फिर उसके बाद हमने आपको बताया बायोजियोग्राफी जैव भूगोल। क्लियर, यानी कि भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, स्थलमंडल का अध्ययन कर रहे हैं तो स्थलमंडल की क्या मुख्य विशेषता है, वायुमंडल की क्या मुख्य विशेषता है, जलीय क्षेत्र जलमंडल की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, यानी मुख्य विशेषताओं को मुख्य रूप से आपको क्या करना, फोकस करना है। क्लियर, तो जब प्रारंभिक परीक्षा में आपने फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन किया है तो मेंस लेवल पे आपको क्या होगा, अब अप्रोच आपको कहीं न कहीं लेखन शैली पर भी विशेष तौर से ध्यान देना होगा। क्लियर है, तो विश्व के भौतिक भूगोल के मुख्य विशेषता सिलेबस में दिया हुआ, इसका विशेष तौर से आपको प्रारंभिक परीक्षा में अध्ययन के रहेंगे पीटी लेवल पर, लेकिन आपका अप्रोच जो है कहीं ना कहीं मेंस अप्रोच भी रहेगा, तभी आपको लाभ भी होगा। अब देखिए अलग से मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात किया है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपके सिलेबस भी दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात किया इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया की बात किया है। कहने का मतलब क्या, विश्व भर के मुख्य जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस के वितरण की बात कर रहा है, पूरे आपको अध्ययन करना है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किया किस प्रकार है उसका तो अध्ययन करना ही है। यहाँ मैपिंग का भी रोल आपको आएगा देखने को, लेकिन मेंशन आपको क्या किया हुआ है, मेंशन आपको दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, यानी विशेष तौर से दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए आपको अध्ययन करना है। क्लियर है, यानी पूरे विश्व का तो आप अध्ययन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस प्रकार है, लेकिन दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को विशेष रूप से आप शामिल करते हुए अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये फोकस किया हुआ है सिलेबस में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। विश्व भारत सहित कह रहा है कि विभिन्न भागों में आप देखेंगे कि विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक की बात है। क्लियर है, जिम्मेदार कारक यानी फैक्टर भी आपको देखने हैं कि फैक्टर जो है वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए भूकंप है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। क्लियर है, यानी जब जियोमॉर्फोलॉजी आप पढ़ेंगे वहीं पर कहीं ना कहीं भूकंप का अध्ययन भी कर चुके रहेंगे, सुनामी का भी अध्ययन कर चुके रहेंगे, ज्वालामुखी का भी अध्ययन करेंगे, हलचल और चक्रवात का भी अध्ययन कर चुके रहेंगे। यानी जितने भी महत्वपूर्ण जो भूभौतिकी घटनाएं हैं प्लस वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन किस प्रकार हो रहे हैं और इस प्रकार के परिवर्तनों के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। क्लियर, यानी आप जो है
एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, हमने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में चूंकि आप पहले से ही चीज़ों को अध्ययन कर चुके रहेंगे, यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी का एप्लीकेशन क्या है, आपके लाइफ से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, प्लस उसका इफेक्ट या प्रभाव क्या पड़ रहा है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी प्रक्रिया होने के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। उसके भी हम लोग, प्लस वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है और परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर है? तो मेंस के सिलेबस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो अभी तो फिलहाल जो है, अभी आप फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक है, मेंस पे हम लोग और डिटेल चर्चा भी करेंगे जब मेंस को मैं ले चलूँगा। अभी प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष फोकस भी आपका होगा, क्योंकि 4 अक्टूबर को IAS का एग्जाम दिया हुआ है और 11 अक्टूबर को PCS की डेट है। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात भी हम लोग करेंगे। आज सिलेबस की चर्चा, हमने सोचा आपसे सिलेबस की चर्चा कर दें, फिर उसके बाद कल हम एक टॉपिक लेकर आते हैं, टॉपिक से विशेष चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।